औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। क्या आप तबीब आज़म दुनिया में आए और हमारे लिए खैर बाँट कर चले गए, और सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन पर भी दरूद व सलाम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने हमारी ज़िंदगियों के अंदर रोशनियाँ दी। मेरा उन्वान आज जो कलवंजी पर है, नाइजेला स्टीविया लिन, तो कुछ इसे सियाह दाना भी कहते हैं, लेकिन यहाँ सियाह दाने से मुराद हब्बुल नील नहीं है, यहाँ पर मुराद कलवंजी है। इंग्लिश में इसे ब्लैक क्यूमन, फ़ारसी में शुनीस और अरबी में हब्बतुस सौदा के नाम से जाना जाता है। शनाख्त इसकी कुतुब के अंदर ये है कि ये एक 45 सेंटीमीटर बुलंद सालाना जड़ी बूटी है। इसके पत्ते जो हैं सौंफ के पत्तों की मानत होते हैं, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे और 2 से 3 हिस्सों में मुनक़सम होते हैं। इसके फूल हल्के नीले रंग के और बाज़ कुतुब में जर्दी माइल सफ़ेद भी दर्ज हैं। मैंने नेट पर और कुछ रिसर्च पेपर्स में जो देखा है वहाँ पर सफ़ेद जर्दी माइल ही नज़र आते हैं, नीले मुझे नज़र नहीं आए। अच्छा, लेकिन बाज़ कुतुब में हल्के नीले रंग के फूलों का ज़िक्र है। फूल में तकरीबन 6 से 8 पंखड़ियाँ होती हैं। पंखड़ियाँ अलहदा-अलहदा अदसा नुमा होती हैं। इसका जो डोडा है वो गिलाफदार गोल और अदसा नुमा होता है और 6 अतराफ़ से थोड़ा उभरा हुआ होता है, और इसमें फिर तकोने स्याह रंग के छोटे छोटे खुशबूदार और कुछ तल्ख़ जायके के बीज भरे हुए होते हैं। कलवंजी के बीज प्याज के बीजों के मुशाबे होते हैं। प्याज के बीजों में किसी किस्म की बू नहीं होती, जबकि कलवंजी से तेज़ बू आती है। कलवंजी के बीज को तोड़ने पर अंदर से सफ़ेद रंग का एक गूदा सा भी निकलता है, जबकि प्याज के बीजों को तोड़ा जाए तो उसमें इस तरह का सफ़ेद गूदा नहीं होता। कलवंजी का इब्तदाई इलाका मक्का मुकरमा, तुर्की और इटली है, लेकिन अब पाकिस्तान के इलाके पंजाब वगैरह में, उसके अलावा राजनपुर और सक्खर में भी ये काश्त हो रही है। इसके अलावा हिंदुस्तान, हिमाचल प्रदेश, बिहार और आसाम में भी कहीं ना कहीं इसकी काश्त की जाती है। उसके अलावा हमारी किताब बाइबल में भी इसका ब्लैक क्यूमन का ज़िक्र है। इससे मुराद भी यही कलवंजी है। ज़माने कदीम में यूनान और रूम में अतिबा कलवंजी के अफ़ाल व ख़वास से बखूबी वाकिफ़ थे। अरब के अतिबा भी बहुत से मुरक्कबात में कलवंजी की अहमियत के पेश नज़र इसको इस्तेमाल करते रहते थे। सही बुखारी किताबुत्तिब के मुताबिक हमारे पीर व मुर्शिद तबीब आज़म सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक हब्बतुस सौदा में साम के अलावा हर मर्ज़ का इलाज है। इब्न शहाब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि साम से मुराद मौत है और हब्बतुस सौदा से मुराद कलवंजी है। सुनन इब्न बाजा किताबुत्तिब सनद सही के अंदर की रवायत के मुताबिक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि इसमें साम के अलावा हर मर्ज़ का इलाज है। मैंने कहा, साम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मौत है। मिजाज के हवाले से अगर देखा जाए तो किताबुल अदविया किताब के अंदर इसको गरम बदरजा दोम तासोम, खुशक बदरजा दोम कहा गया। हमदर्द की तरफ से शाया की गई किताब अदविया शनासी और मैट्रिया मेडिका में इसका मिजाज गरम बदरजा दोम और खुशक बदरजा दोम है। हकीम कबीरुद्दीन की किताब मखज़नुल मुफरिदात में भी इसे गरम बदरजा दोम और खुशक बदरजा दोम कहा गया है, और कुतुब के अंदर इसकी मुद्दत हयात 4 से 7 साल लिखी गई है। कानून मुफरिद आज़ा की रो से इसका मिजाज खुश्क गरम है, यानी कि उज़लाती गुद्दी है। ये दिल और उज़लात के फ़ेल को बढ़ाकर जिस्म में गैर तबई बलगम को जज़ब करती है। उज़लाती गुद्दी मिजाज होने की वजह से जिगर व गुदुद के लिए मुकव्वी है। जिगर को क़ुव्वत देकर हरारत गरीज़ी की पैदाइश को बढ़ाती है, जिससे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा होता है। इसके अलावा जिस्म में मौजूद रद्दी फुज़लात यानी कि गैर तबई बलगम का यकीनी और कतई ख़ात्मा करती है। वक्त से पहले होने वाले बुढ़ापे के तमाम अवारज़ात को ख़त्म करने की सरीउल असर दवा है, और बलगम के ताफ़ुन से पैदा होने वाले हर जहर के लिए कामिल तरियाक सख्त दवा है। गर्म मिजाज मरीज़ों को इसका ज़्यादा इस्तेमाल नुकसान पैदा करता है।
मज़ीद अफ़ाल व ख़वास के अंदर जब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं तो तिब्बे कदीम में अफ़ाल व ख़वास के हवाले से कलवंजी मुहल्लिल भी है, कासर रियाह भी है, मुदर हैज़ है, मुदर लुबन है, मुक़व्वी आसाब है, मुनफ़िस बलगम है, कातिल किरम शकम है और दर्द शिकम पर मुफीद है, इल्तहाब शाब यानी कि ब्रोंकाइटिस के ऊपर असर करती है, वजल मफासिल में इसको इस्तेमाल करवाना मुफीद है, उसरल तमस में और कोलंज के दर्द में ये बहुत नाफ़े मानी जाती है। इसके साथ ही इसके अलावा हकीम जालिनूस के मुताबिक अंजीर और कलवंजी निहार मुँह खाने वाला सांप और बिच्छू के जहर से महफूज रहता है। बुकरात के नज़दीक कलवंजी को सना मक्खी के साथ मिलाकर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। अफलातून कलवंजी को कब्ज़ कुशा के हवाले से तजवीज़ फरमाते हैं। तबीब दाऊद बिन उमरुल अंता कलवंजी को बलगम, कोलंज, रियाह, सीने के दर्द, खांसी, पीप का ख़ात्मा, बेहोशी, बदहज़मी, यरकान और मतली वग़ैरह में मुफीद बताते हैं। इब्न बीतार की किताब जामिउल मुफरीदात में गुर्दों और मसाने की पथरी में कलवंजी हमरा शहद और गर्म पानी का इस्तेमाल बताते हैं। इमाम ज़हबी अपनी किताब अल-तिब नबवी में फ़रमाते हैं कि कलवंजी सांस की तकलीफ़, बलगमी बुखार और मैदे की रतूबात में नफ़ा करती है। इसके साथ ही हर दफ़ा की तरह इसके अंदर आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस में कलवंजी के ऊपर क्या तहकीकात हो चुकी हैं, अब उस हवाले से गुफ्तगू करूँगा कि अगर कलवंजी के एक 100 ग्राम पाउडर का कीमियाई तज़िया किया जाए तो इसके अंदर मॉइस्चर जो है वो 5.02 मिलीग्राम के हिसाब से, प्रोटीन 21 मिलीग्राम, ये 100 ग्राम की रेशो के हिसाब से है। एक चीज़ और यहाँ पे अर्ज़ करूँ, तकरीबन जितने भी रिसर्च पेपर्स में जिन रिसर्चर्स ने इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन को फाइंड किया था उन सब की रेशो में फ़र्क है। हर किसी के उसको निकालने के या तो तरीके में फ़र्क था जिसकी वजह से उसके अंदर ये केमिकल एक जैसे नहीं थे। लिहाजा इसका मैं एक तनासुब अब यहाँ बयान कर देता हूँ कि प्रोटीन तकरीबन 21% से 22%, अच्छा प्रोटीन जो है वो साथ साथ एक तजवीज़ थी साथी की कि आप इंग्लिश के जो ये कुछ केमिकल्स के नाम बता रहे होते हैं इनकी थोड़ी थोड़ी अफादियत भी बताया करें। तो इस बार इसकी थोड़ी थोड़ी अफादियत ये है कि प्रोटीन हमारी जो है एक तो भूख को बढ़ाने में और मसल्स की ग्रोथ में इस्तेमाल की जाती है। इसमें फ़ैट्स जो हैं वो तकरीबन 39% इसमें शामिल हैं जो कि ब्लड कोलेस्ट्रोल की बेहतरी और दिल के अमराज के लिए बहुत मुफीद हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स तकरीबन 25% से लेके 32% तक मौजूद हैं जो कि ब्रेन, किडनी और हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं उनके लिए बहुत मुफीद साबित होता है। इसमें सोडियम 27% मौजूद है, जिस्म में कार्बन को ख़त्म करता है और जिस्म के अंदर जो होते हैं क्रम्स पड़ना, कुड़ल पड़ना, उनके अंदर सोडियम फ़ायदा देता है। मैग्नीशियम इसमें 276% के हिसाब से शामिल है जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर को और मसल्स की स्टेबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसी तरह इसके अंदर पोटासियम जो है वो 716 मिलीग्राम पाया जाता है जो कि नर्वस सिस्टम के लिए और दिमाग के ज़रिए दिल को कंट्रोल करने में बहुत मुआवन है। इसके अंदर कैल्शियम 810 मिलीग्राम से 860 मिलीग्राम तक पाया जाता है और कैल्शियम की अफादियत हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा है। बहुत सी बीमारियों से बचाव में ये मुआवन है, कैंसर तक के अंदर ये मुआवन है। हड्डी और दांत वगैरह के अक्सर अमराज में कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है और बहुत सारे हमारे जिस्म के एंजाइम्स को जज़ब करवाने में भी कैल्शियम का एक बड़ा किरदार है। हमारी बॉडी के अंदर आयरन 0.95 मिलीग्राम से लेके 105 मिलीग्राम तक है और प्रेगनेंसी में या फिर एनर्जी की प्रोवाइड करने में बॉडी के अंदर, खून की कमी के अंदर या कुछ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। कॉपर हमारी बॉडी के अंदर ये कलवंजी 0.25 मिलीग्राम से 18 मिलीग्राम तक जो है पैदा करती है। कॉपर जो है वो आयरन जज़ब करवाने में बहुत मुआवन है। टिश्यूज़ और ब्लड वेसल्स पर एक ख़ास मकदार में असर करता है और अगर इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाए तो बॉडी के अंदर नुकसान भी पैदा करता है। इसी तरह जिंक जो है वो हमारी बॉडी के अंदर 0.43 मिलीग्राम से 60 मिलीग्राम तक पाया जाता है कलवंजी के इस्तेमाल से, जो कि इम्पोटेंसी यानी कि नामर्दी में, अक्सर जल्दी अमराज में, भूख की कमी में, बालों के गिरने में। इसी तरह से जिंक का एक बहुत बड़ा किरदार हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर जो हिस्सा होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका असर भी होता है और बाज़ लोगों में इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कैल्शियम जज़ब नहीं हो पा रहा होता क्योंकि कैल्शियम और जिंक एक दूसरे के साथ मिल के फिर असर करते हैं।
तो कलवंजी में मज़ीद इसके अंदर तहकीकात में इसके जो अंदर पाया गया वो अमाइनो एसिड्स के कुछ कीमियाई तज़िये को देखा जाए तो इसके अंदर जो है लियोसाइन इशारिया 93 मिलीग्राम जो कि हड्डियों और जल्द की हीलिंग के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। इसी तरह वेलाइन एसिड जो कि मसल्स के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत मौसर है और टिश्यूज़ की रिपेयरिंग में अहम किरदार अदा करता है। लाइसाइन इसमें इशारिया 5 मिलीग्राम पाया जाता है जो कि सर्दी के वक्त में गलों का पड़ना, शुगर का हो जाना या खिलाड़ियों के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर ना हो तो उस सूरत में इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा थ्रियोसनाइन इसके अंदर 0.57% पाया जाता है। टांगों की कमज़ोरी और अक्सर टांगों में दर्द रहने की बदौलत या मसल्स जिस वक़्त कंट्रोल में ना हो या मसल्स का डिसऑर्डर हो जाए तो उस सूरत में ये जो एसिड है अमाइनो एसिड की किस्म जिस्म में फ़ायदा देती है। इसके अलावा इसके अंदर फिनेसलाइन ये है फिनेलाइसाइन ये स्किन डिसऑर्डर के ऊपर और डिप्रेशन और दर्दों के ऊपर बहुत अच्छा मुआवन है। इसके अलावा इसके अंदर शामिल मेथोनाइन इशारिया 57% ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर जिस्म में काम करता है, मुख्तलिफ़ बीमारियों से लड़ने में मुआवन है। इसके बाद इसके अंदर आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो हो जाते हैं जिससे जिस्म को नुकसान होता है उससे भी बचाता है और जिगर के डैमेज होने पर इसका बहुत अच्छा मौसर असर है। हिस्टाडाइन इसके अंदर 0.40% पाया जाता है। जिस्म में इसकी ज़रूरत होती है और जिस्म में ये पैदा नहीं होता बल्कि ये ख़ुराक से हासिल करना पड़ता है। ये नर्व सेल्स पर असर करता है और मोटापे पर भी इसके मुस्बत रिज़ल्ट मिलते हैं। इसके अलावा इसमें आइसोलियोसाइन 0.63% पाया जाता है। ज़ख्मों के भरने में ब्लड शुगर में रेगुलेशन करने में और हार्मोन की प्रोडक्शन में मसल्स की रिकवरी में बहुत मुफीद पाया जाता है। दिमाग की कारकर्दगी में मौसर और जिस्म में एंजाइम, थायराइड हार्मोन्स और मेलानिन की पैदाइश में इसमें एक थायरोसाइन 0.5% मादा पाया जाता है। ये भी कलवंजी में ही पाया जाता है। इस तरह इसी के साथ सिस्टाइन 0.09% बहुत कम मिकदार में लेकिन जिल्द में लचक को कायम रखने के लिए जिल्द के फटने पर बहुत ज़्यादा मौसर और सर्जरी के बाद रिकवरी में बहुत ज़्यादा मुफीद पाया जाता है। ये इस तरह से इन अमाइनो एसिड्स की टोटल अमाइनो एसिड्स की जो मिकदार बनती है ये तकरीबन 5.39 मिलीग्राम बनती है। इसके अलावा कुछ नॉन एसेंशियल्स ऑयल्स भी होते हैं, यानी 2 तरह के जब इनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसके ऑयल को हासिल किया जाता है। बहुत कम मिकदार और बहुत कम हीट में तकरीबन 60 से 80 टेम्परेचर के ऊपर ही इसको एक हीट प्रोसेस के ज़रिए भी ऑयल को हासिल किया जाता है। उसके अलावा एथानॉल के अंदर या कुछ और कीमियाई मुरक्कबात के ज़रिए भी ऑयल को हासिल किया जाता है। ज़्यादा तेज़ करने में इसमें फरारी रोगन ज़ाया होने का डर होता है, इसी वजह से इसको बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर हासिल किया जाता है। इसी तरह इसके अंदर मेटाबॉलिज्म, दिमाग और दिल के फंक्शन और नर्वस सिस्टम और जिल्द की पीएच को नॉर्मल रखने में मुआविन एक ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है जो बॉडी के अंदर 4.10 की रेशो में मिलता है 100 मिलीग्राम में। अर्जिनाइन मादा 1.4% पाया जाता है जो कि दिल और उज़लात के लिए बहुत बेहतरीन है, जो जिस्म में रतूबात को भी बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें एक मादा जो है एस्पैरेटिक एसिड पाया जाता है, ये 1.59 मिलीग्राम पाया जाता है जो कि जिस्म के अंदर स्टेमिना को बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है और हमारे जिस्म के अंदर डिप्रेशन के मर्ज़ को कम करता है। इसके अंदर एक मज़ीद केमिकल जो अमाइनो एसिड में पाया जाता है एस्पैरेटिक एसिड होता है 1.5, ये अच्छा मैं ज़िक्र कर चुका। इसके अलावा ग्लाइसाइन इसके अंदर है जो कि टिश्यूज़ और हार्मोन्स की मेंटेनेंस के लिए, मज़ीद जिगर वगैरह के अफ़ाल में, नींद की बेहतरी के लिए और ज़ियाबतीस के अंदर इसको मुफीद पाया जाता है। प्रोलाइन मादा इसमें 0.83% पाया जाता है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ की मजबूती और जिल्द के बेहतर अफ़ाल के लिए पाया जाता है। सेराइन नामी मादा जो है इम्यूनिटी और अच्छी नींद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एलानाइन मादा जो है कैंसर से बचाता है, जिसमें ग्लूकोज़ लेवल को कोलेस्ट्रॉल की कमी में कंट्रोल करता है। इसी तरह इसमें ये टोटल जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं ये तकरीबन 10.11% बनते हैं और यही एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों ऑयल्स की टोटल मिकदार बॉडी के अंदर 15.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। इसके अलावा भी ऑयल में तकरीबन 31 किस्म के मज़ीद बायोएक्टिव अनासिर शामिल हैं।
तो मैं उनको यहाँ बयान नहीं कर रहा क्योंकि बहुत तफसीली लोगों ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। रिसर्चर्स ने इसको खोल कर बयान रख दिया है कि कौन कौन से मादे किन किन ग्लैंड सिस्टम के अंदर कहाँ तेज़ी से काम करते हैं, कहाँ गतूतों में कम काम करते हैं, कौन से पोस्टीरियर, इंटीरियर या मिडल के अंदर काम करते हैं, जब हमारे फॉलिकल्स हार्मोन के ऊपर कौन कौन से जगह पर काम करते हैं। उसके अंदर बड़ी तहकीक के साथ रिसर्चर्स ने इसको बयान किया है। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने के नाते इसको इन्फ्लेमेशन और दिल की बीमारियों में मुअव्वन साबित पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक मादा जो है ये टोकोफिरोल ये पाया जाता है, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के साथ साथ सेलुलर फंक्शन और जल्द की सेहत के अंदर बहुत मुआविन है। उसके अलावा इसमें एक पॉलीफिनॉल्स नामी मादा पाया जाता है, जो कि सबसे अहम तो डायबिटिक टाइप 2 के जो पेशेंट्स होते हैं उनके डायबिटिक होने के ख़तरे को कम करता है। और इसके अलावा जो पेंक्रियाटिव जो हमारा लबलबा है उसका जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसके वहाँ के पार्ट के अंदर जो बीटा सेल्स की प्रोडक्शन होती है वहाँ पर उसको एक प्रोटेक्शन मुहैया करता है और किसी किस्म के रेजिस्टेंस से बचाता है। तो जिस्म में जरासीम और किसी इन्फेक्शन से लड़ने में इसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट जैसी चीज़ें शामिल हैं। कलवंजी के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जब कलवंजी के तेल का तज्ज़िया करने पर पता चला तो इसमें मज़ीद 67 केमिकल्स और भी मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ़ मुरक्कबात की सूरत में पाए जाते हैं। तो 31 एक अलहदा हैं, 67 एक अलहदा हैं, उन सब को यहाँ पर बयान अब नहीं किया जा रहा। अच्छा, कलवंजी के तेल से स्टीरोल हासिल किए गए हैं। ये स्टीरोल आज़ाद हालत में या फिर ये एसाइलेटेड स्टीरॉयल ग्लाइकोसाइड्स एसाइलेटेड स्टीरॉयल ग्लाइकोसाइड की सूरत में पाए जाते हैं। शेख रईस बू अली सीना ने अपनी किताब कैनन ऑफ मेडिसन आई थिंक जिल्द नंबर 2 थी, उसमें कलवंजी के बारे में लिखते हैं कि यह मखरज बलगम है और जिस्मानी तवानाई में तहरीक पैदा करता है, थकावट और बेहिम्मती से निजात मिलती है। कलवंजी के तेल में दोनों इकसाम के तेल पाए जाते हैं, फरारी रोगन और गैर फरारी रोगन। और जैसे पहले जिक्र किया कि फरारी रोगन के हसूल के वक़्त दर्जा हरारत तकरीबन 60 से 80 दर्जा हरारत के दरमियान में रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं किया जाता। तो गैस्ट्रिक डायबिलिटी यानी कि ज़ोफ़े मैदा के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। 2022 के एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पैथोमेडिसन एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ के वॉल्यूम नंबर 14 और इशात 2 में इसे इस्तेमाल किया गया। अच्छा, जब भी उज़लाती असाबी या असाबी उज़लाती मिजाज में मैदा व जिगर में हरारत व ज़ोफ़ पैदा हो जाए तो कलवंजी का इस्तेमाल फ़ायदा करता है, क्योंकि ये उज़लाती मुहर्रिक असाबी मुहल्लिल और गुद्दी मुकव्वी है। और इसी इंटरनेशनल पेपर के मुताबिक इसे गैस्ट्रिक डायबिलिटी के अंदर के कमज़ोरी मैदा में और इसकी वजह से होने वाले हाइपरटेंशन में मुफीद पाया गया है। और इस हवाले से मोरक्को के अंदर मुख्तलिफ़ रीजन्स के अंदर तजर्बात किए गए और ब्लड प्रेशर पर भी इसका एक मस्बत रिज़ल्ट पाया गया, जो कि ज़ोफ़े मैदा की वजह से अक्सर पेशेंट को ज़ोफ़े मैदा का मर्ज़ होता था। 2023 के जर्नल ऑफ ट्रेस एलिमेंट इन मेडिसन एंड बायोलॉजी में दर्द शिकम के हवाले से कलवंजी आयल को 2 ml पर किलो वज़न के हिसाब से चूहों पर 14 दिन के लिए कुछ तजर्बात किए गए। और इसी तरह से एक चूहों के दूसरे ग्रुप के ऊपर 5 मिलीग्राम सिर्फ पाउडर शेप के अंदर उनके वज़न के हिसाब से 30 दिन तक के जो तजर्बात हासिल किए गए, तो उनसे उनके आंतों के अंदर होने वाले दर्दों के अंदर ख़ास कर वो दर्द जो कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर अलमिया आर्सेनिक का पानी के अंदर बढ़ जाना और ग़िज़ाओं में बढ़ जाना है, तो उस आर्सेनिक की वजह से जो टॉक्सिक मादे थे उनको ख़त्म करने में इसको बहुत मुफीद पाया गया। कानून मुफरद आज़ा की रो से जब दर्द पेट में मुख्तलिफ़ मकामात पर जगह बदलता हो और पेट को हाथ से दबाने पर सुकून का एहसास होता हो तो कलवंजी का इस्तेमाल फ़ायदा देता है। और बाज़ हालतों में अगर आंतों में ख़राश हो जाए तो कलवंजी को हमरा शहद इस्तेमाल कराने से फ़ायदा होता है। इसके साथ ही सुए हज़म यानी कि इंडाइजेशन के अंदर और नफ़क़े शकम के अंदर यानी कि फ्लक्चुएशंस के अंदर भी इस पर बहुत फ़ायदा होता है। और बड़ी आंत के अंदर जब हमारी जो आखिरी इंहज़ाम होता है जज़ब का, एब्ज़ॉर्प्शन का, जब एब्ज़ॉर्प्शन में कमी हो जाए तो वहाँ पर भी कलवंजी का इस्तेमाल जो है वो फ़ायदा देता है। इसी तरह आर्चीव्स ऑफ फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के जर्नल ऑफ मेटाबॉलिक डिसीज़
इंसुलिन, ESR, क्रिएटिव रिएक्टिव प्रोटीन में बेहतरी और साथ ही हाई डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी इजाफा देखा गया। कानून मुफरिद आज़ा में जब आसाबी तहरीक होती है तो उज़लात और गदूद पर इसका असर पड़ता है। कसरत रतूबात की बदौलत उज़लात का सुकेड़ कायम नहीं रहता और यही रतूबात जब जिस्म के दूसरे आज़ा पर भी मुसलसल गिरती हैं तो कसरत रतूबात से गदूद तस्कीन में चले जाते हैं। जब कलवंजी का इस्तेमाल करवाया जाता है तो उज़लात में नचोड़ की सूरत पैदा हो जाती है और बलगमी रतूबात पर कीमियावी असर होने के बाद जब गदूद पर खून के ज़रिए गिरती है तो गदूद मुकव्वी हो जाते हैं। जिगर की तरह लबलबा भी गदूद है जो जिस्म में दोनों तरह के फंक्शन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन परफॉर्म करता है। तकरीबन 95% हिस्सा एक्सोक्राइन हिस्से पर मुश्तमिल है और ये भी बाद में अपनी जो सिक्रेशंस होता है वो कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए जो होती है पैंक्रियाटिक जूस को उसमें ड्यूडेनम में शामिल कर देता है। तो दूसरे हिस्से में जहाँ पे आइसोलेट सेल्स होते हैं जिसे आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, वहाँ से जब 3 तरह के हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं जिनमें अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा सेल्स हैं, तो ये अपना मखसूस काम सर अंजाम देते हैं। इसमें तमाम दोस्त अहबाब से एक ये भी गुजारिश है कि जब इस हवाले से कलवंजी का ये फ़ायदा तो यहाँ पर हमने वाज़े कर दिया, लेकिन इस हवाले से जब मरीज़ हमारे पास आता है तो सिर्फ़ उसकी नब्ज़ पर इक्तफ़ा ना किया जाए बल्कि मरीज़ की पूरी मालूमात ली जाएँ। असल मिजाज को मद्देनज़र रख कर ही कलवंजी को तजवीज़ किया जाए। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट जब हमारे पास आते हैं उनकी नब्ज़ें बहुत ज़्यादा ज़ौफ़ में मिलती हैं, उनके अंदर उस तरह की ठोकर जो हमें उज़लातीपन में मिलती है अक्सर नहीं होती कि या तो उन्होंने ब्लड प्रेशर की दवा ली हुई होती है या कोई वो नींद आवर दवा ले रहे होते हैं जिसकी वजह से आसाब सुकून के अंदर चले जाते हैं और उज़लात भी ढीले पड़ जाते हैं। लिहाजा उसकी अलामात और सिम्टम्स को ज़रूर देखना चाहिए। तो यहाँ पर जब गदूद के अगर ज़ौफ़ और तस्कीन को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि तसल्लुब जिगर की अलामात हों तो फिर डायरेक्ट क्रूड फार्म के अंदर कलवंजी को इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। वहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि कलवंजी का ऑयल जो है वो भी एक मखसूस मिक़दार के अंदर मरीज़ों को इस्तेमाल करवाएं तो फिर फ़ायदा होगा, वो भी एहतियात के साथ। इसी तरह एहतबासुल तमस की मरीज़ों के अंदर क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस कहते हैं ये बहुत फ़ायदा देती है, तो खालिद साहब ने मुझे इसी बात में फ़रमाया तो उस्ताद मोहतरम ने कि आप इन मालूमात से मॉडर्न मेडिकल साइंसिस से फ़ायदा ज़रूर लें, लेकिन उसको ये देखें कि किस मिजाज को क्या चीज़ कब देनी है और कितनी मिक़दार में देनी है। तो इस हवाले से एहतबासुल तमस बीमारी में जब ख़वातीन में मेंसेस ना हों तो हम अमूमन अक्सर जो नज़रिया की प्रैक्टिस करने वाले समझते हैं कि एहतबासुल तमस बीमारी सिर्फ़ आसाबी तहरीक में होती है कि जब जिस्म में रतूबात या बलगमी मवाद बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के जर्नल ऑफ फार्माकोपंक्चर में 2023 के वॉल्यूम नंबर 26 और इशात नंबर 1 में भी जब पीकॉस की मरीज़ों पर एक रिसर्च की गई तो इसे उसरुल तमस और एहतबासुल तमस दोनों में यानी कि एमेनोरिया में और डिस्मेनोरिया में दोनों में उन्होंने कहा ये फ़ायदा करती है, लेकिन ये दोनों पे हम इस्तेमाल नहीं करवा सकते क्योंकि हमें मालूम है कि ख़वातीन में एहतबासुल तमस 2 सूरतों में पाया जाता है। एक गुद्दी सोजिश में जब गदूद ज़्यादा गर्म खुशक व गर्म खुश्क और खुशक गर्म अग़ज़िया खा बैठते हैं ज़्यादा, उसकी वजह से गदूदों में स्वेलिंग हो जाती है, वो सूज जाते हैं। सूजने की वजह से या तो उनको ब्लड जो होता है वो रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा आ रहा होता है या वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो चुका होता है और मरीज़ा जो होती है तकलीफ़ की शिद्दत में होती है, बिल्कुल अक्सर नहीं आ पाता। तो उस हालत में कलवंजी का इस्तेमाल फ़ायदा नहीं करेगा। ये हमारी तिब के बुनियादी असूल और मुबादियात हमें सिखाती है। उस सूरत में क्या होगा कि हमें जो है बिलखासा या बिलफेल इस निस्बत कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो जाए कि ये अपने सुकेड़ के ज़रिए उन गदूदों को निचोड़ के आर्जी तौर पर कोई ब्लड ले आए, लेकिन मुस्तकिल फ़ायदा नहीं देगा। उससे उसको तकलीफ़ और परेशानी का सामना हो सकता है। अलबत्ता ये है कि हाज़िक अतिबा कराम मुख्तलिफ़ बदरका जात के ज़रिए इसको भी इस्तेमाल करवा सकते हैं इन मरीज़ों के ऊपर। लेकिन जब ख़वातीन के अंदर उज़लाती असाबी या असाबी गुद्दी से असाबी उज़लाती तहरीक होती है तो गदूद में ज़ौफ़ या तस्कीन की हालत पाई जाती है। तो जब ज़ौफ़ या तस्कीन की हालत पाई जाती है तो उस सूरत के बाइस जो LH हार्मोन का इखराज होता है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पार्ट से जो हो रहा होता है वो अमूमन हाइपोथैलेमस के ज़रिए आर्डर लेकर बॉडी के अंदर एक्सक्रीट करना होता है। तो वहाँ पर अगर FSH ये जो फॉलिकल स्टिमुलस हार्मोन्स होता है वो पैदा जब नहीं हो रहा होता तो वहाँ पर आप कलवंजी दें, वहाँ पर ये एग्जैक्ट काम भी करता है। ये हमारे उस हार्मोन को भी एक्टिव करता है
और ज़ौफ़ और तस्कीन की हालत का अगर ये बाइस हो जाए और LH हार्मोन की रिपोर्ट भी ख़राब आ रही हो, वहाँ पर कलवंजी जो है बहुत अच्छा असर करती है। लेकिन अगर गुदूदों में सूजन हो चुकी हो और अगर इस्तेमाल करवाई जाए तो ये बिल्कुल असर नहीं करती। हाँ, अलबत्ता गर्दों इसकी सूजन के अंदर तो जो तिब्बे कदीम के हवाले से इलाज मुआलजा करने वाले हैं वो भी समझते हैं कि हार रतब से रतब हार तक की अदविया व अग़ज़िया या रतब बारत तक की अग़ज़िया व अदविया, जिसे हम गर्म तर से सर्द तर मिजाज की अदविया अग़ज़िया कहते हैं, लेकिन वो मुहल्लिल होनी चाहिए। इनका इस्तेमाल जो होता है उन गदूदों की सूजन को उतार देता है और मरीज़ा को जो है माहवारी की जो ये डिस्टर्बेंस होती है ये क्लियर हो जाती है। कि साथ ही साथ इसके अंदर जो शामिल एक जिंक और कैल्शियम है, ये कलवंजी के अंदर भी वाफर मिकदार में शामिल है। और हमारी अक्सर मरीज़ाएँ जब हमारे पास पेशेंट्स की सूरत में आती हैं, हमें ये देखने को भी मिलता है वो मोस्टली 2 तरह की इन चीज़ों की बहुत कमी का शिकार होती हैं, जिंक डेफिशिएंसी या कैल्शियम डेफिशिएंसी का। तो उस सूरत में भी आप अगर ये देखते हैं, अच्छा थायराइड के प्रॉब्लम के अंदर भी अक्सर ये देखा गया है कि जब हाइपोथायराइडिज़म होता है या हाइपरथायराइडिज़म, इन दोनों के अंदर आप अगर तशख़ीस करके देखते हैं तो इसमें इस मिनरल की काफ़ी कमी पाई जाती है। अगर आप एनाटॉमी को मॉडर्न मेडिकल साइंस के मद्देनज़र रखते हुए और ग़िज़ाओं के अंदर हमारी इस कैल्शियम और इन जिंक से भरपूर अदविया व अग़ज़िया को मद्देनज़र रखते हुए अगर इस्तेमाल करवाते हैं तो बहुत अच्छा असर होता है। हमारे पास हर गुद्दी असाबी दवा ज़रूर है, हम कहते हैं कि गदूदों पे असर करती है। इस तहकीक की ज़रूरत है कि किस स्पेसिफ़िक गदूद के ऊपर किस दवा का कितना ज़्यादा असर होता है और उसकी वजह से दूसरे गदूद पे उसका कोई उलट असर होता है या उससे तेज़ असर होता है। क्योंकि कुछ हमारे जिस्म के अंदर हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर सिक्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं किसी दूसरे ग्लैंड को एक्टिव करके वहाँ से हार्मोन्स को एक्सक्रीशन करवा रहे होते हैं। तो हमारे को सारे निज़ाम को समझते हुए जब हम कोई भी दवा या ग़िज़ा मरीज़ को इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से हमें कभी उम्मीद है कि अगर हम ठीक तौर पर इलाज मुआलजा कर रहे होंगे और हमारे पीछे से ये बेस थोड़ी सी सही होगी तो इंशाअल्लाह मरीज़ को फिर फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह।